सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। थंबनेल देख के क्या लगता है क्या करेंगे? तो चलिए हम ही बताते हैं। ठीक है, ये थंबनेल में काफ़ी मेहनत लगा है, समझे। रेलवे एनटीपीसी जो 8 तारीख को हुआ है आपका, ठीक है, उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मेनली जीके। ठीक है, उसमें करना क्या क्या है, आपको बेनिफिशियल किस किस एग्ज़ाम में और मिलेगा, आपको इसमें ग्रुप डी में मिलेगा, टेक्नीशियन में मिलेगा, और एएलपी जो एएलपी में भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निक अब इसके बाद ग्रुप डी होने वाला है, उसके बाद फिर एएलपी होगा, उसके बाद फिर टेक्नीशियन आपका होगा। ठीक है, प्लस जो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको हम काफ़ी रिसर्च करके डाले हैं ओवरऑल, समझे। हमको इसको करने में आज 3 से 4 घंटा ओवरऑल लगा है। ठीक है, ओवरऑल बनाने में। और आज का वीडियो जो है ना आपको ज़रूर पसंद आएगा, बस आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि स्लाइड एक दो नहीं है, मिनिमम 60 स्लाइड है, और उससे कम से कम 600 क्वेश्चन तो फॉर श्योर जरूर निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी जीके का 8 तारीख का थर्ड शिफ्ट का जो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बताइए। जिला न्यायालय जो होता है उसे किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो है आपका किसको कहता है बताइए। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, सेशन जज जो होता है आपका, वहाँ पर बैठते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए क्या क्या है, और ये किस अनुच्छेद के तक आर्टिकल के तहत इनको ये मिलता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट मिलता है, किसके थ्रू मिलता है? जिला न्यायाधीश को नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। उसके उससे ये भी लिया जाता है परामर्श आपका। ठीक है, जिला न्यायालय जिले में सबसे ऊंचे न्यायिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, जिला का सबसे बड़ा जो होगा सुनवाई करने वाला, फैसला सुनाने वाला, तो यही होगा आपका। ठीक है, अगर आप कोर्ट के थ्रू जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज में। सत्र न्यायाधीश किस किस चीज़ों की सुनवाई करते हैं? सत्र न्यायाधीश जो होते हैं ये क्रिमिनल को करते होंगे, और ये दीवानी ये सिविल को करते हैं। ठीक है, सिविल केसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा। ठीक है, इस समय थोड़ा कम कम है, अभी चलिए ना, अभी आप देखिएगा क्या क्या। मोंगला पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है आपका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर पूछ ले तो ये बांग्लादेश का कितना बड़ा मतलब बंदरगाह है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का जो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला जो है वो चट्टगांव पोर्ट है। ठीक है, चट्टगांव पोर्ट ये आपका फर्स्ट है, और सेकंड पे है मोंगला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के निकट स्थित है, और किस क्षेत्र में है? तो सुंदरबन क्षेत्र में है। ठीक है, और भारत जो है इस पोर्ट का किस चीज़ में यूज़ करना चाहता है? तो भारत जो है हाल ही में इस बंदरगाह को एक टर्मिनल के परिचालन के लिए अधिकार लिए, जिसमें भारत बांग्लादेश व्यापारिक मार्ग को बढ़ावा मिले। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है, बिजनेस ज़्यादा हो सके दोनों देशों के बीच। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे क्या, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। उसका नहीं मतलब भारत का और भी जो है पोर्ट्स है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। रेलवे में टीसीएस पूछता ही पूछता है, ये एसएससी के लिए भी है, यूपीएससी में भी पूछता है, खासकर कांडला पोर्ट। आप देख लीजिए यूपीएससी का भी कीवर्ड में भी है कांडला पोर्ट। यहाँ कांडला बोले, यहाँ आ गया। ठीक है, पहले नाम था इसका कांडला। ठीक है, ये और ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न कोस्ट के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पहला जो हो गया आपका कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब बदल के दीनदयाल पोर्ट हो गया, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? कार्गो के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विशेषता क्या है? ये जो है एक प्रकार का टाइडल पोर्ट है और ट्रेड फ्री जोन है, व्यापार मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आइएगा तो 2017 में जो है कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया था, तो ये भी पूछता है ये फैक्ट भी। ठीक है,
और ये यहाँ पर जो है मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो ये पेट्रोलियम, नमक, खाद्य तेल, रसायन आदि का निर्यात आयात करता है। नेक्स्ट जो पोर्ट रहेगा हमारा सेकंड नंबर का वो है आपका मुंबई पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। तथ्य क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन है, आपका पूछा है रेलवे में, एसएससी में। और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है, अरब सागर के पास। ठीक है। अतिरिक्त तथ्य में आ जाइए तो इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1873 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। और यहाँ जो काम होता है क्या किस किस चीज़ का बिजनेस के लिए मेन है ये पोर्ट? कपड़ा, मशीनरी, रसायन, पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में अग्रणी, निर्यात आयात के लिए। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीन्स इसी का 3 नंबर पोर्ट पे। अब जो 3 नंबर आ जाएगा वो हमारा क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। ट्रस्ट, जेएनपीटी। ये कहाँ है? नौवा सेवा, महाराष्ट्र में है ये भी, ये पोर्ट। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है। ये जो है आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर। और देश का जो है लगभग 55% से अधिक कंटेनर यातायात को ये संभालता है। इसका संचालन कब से शुरू हुआ था? 1989 में। ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका 4 नंबर का जो पोर्ट है मोरमुगुआ पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। ठीक है। और इसमें आयात निर्यात आप क्या करते हैं? लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और स्थान कहाँ है? ज्वारी नदी का मुहाना। ठीक है, गोवा में है। और ये मतलब ये कब आया आपका चलन में? ठीक है। इस पोर्ट का कब किया गया? तो 1885 में किया गया आपका। ठीक है। और गोवा की खनन आधारित अर्थव्यवस्था में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। गोवा में पूछ लेगा आपसे कौन सा पोर्ट है तो आप कौन सा बोलिएगा? ठीक है। जिसमें लोहा आयरन का बोल दे तो आपको जेएनपीटी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? मोरमुगुआ पोर्ट, मोरमुगुआ पोर्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर का जो पोर्ट है वो क्या है आपका? 5th नंबर का पोर्ट। और ये सारे कौन से हैं? ये सारे वेस्टर्न पोर्ट है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है। तथ्य क्या है? ये कर्नाटक का एकमात्र ही प्रमुख बंदरगाह है। कर्नाटक का बोल दे तो ये एकमात्र ही जो है प्रमुख बंदरगाह है। और ये कहाँ पर है? ये मैंगलोर में है, गुरुपुरा नदी की मुहाना की ओर। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आ जाइए इसका तो क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर बोल दो तो ये सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह है। ठीक है। ये ऑल वेदर पोर्ट है। आप किसी भी मौसम में इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसमें मेन जो व्यापार किया किया जाता है इस पोर्ट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आयरन और किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल मुख्य व्यापार का ये प्रकार है। नेक्स्ट जो है 6 नंबर का पोर्ट वो कौन है? वो कोचिन पोर्ट है। ये कहाँ है? ये भी केरला में है। भारत का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। ठीक है। ये कहाँ है? कोची, केरल में। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो ये जो है वल्लार पदम टर्मिनल पे, पूछ ले किस टर्मिनल पे स्थित है? वल्लार पदम। ठीक है, आईसीटीटी। ये अरब सागर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे। तो वो सारा जो हम लोग डिस्कस किए वो वेस्ट कोस्ट पोर्ट था। ये जो है ईस्टर्न पोर्ट, कोस्ट पोर्ट्स है। ठीक है। अब पूछ ले कलकत्ता पोर्ट, तो कलकत्ता में कौन सा पोर्ट है? तो कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है। कलकत्ता पोर्ट कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फैक्ट्स में अगर आ जाए तथ्य क्या? ये भारत का सबसे पुराना जो है संचालित बंदरगाह है। और कब कब ये आया था चलन में? ये 1870 में ये स्टार्ट हुआ है आपका। और विशेष क्या, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हुगली नदी पे स्थित है। और ये रिवरिन पोर्ट है। ठीक है, नदी मुख मेनली। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आ जाइएगा तो इसमें जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नेक्स्ट जो आ गया, पहला पोर्ट हम लोग देख लिए कलकत्ता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट जो है 2 नंबर पे वो है पैराडिप पोर्ट। ये कहाँ? ये ओडिशा में है आपका। इसमें मेन हम लोग क्या निर्यात आयात करते हैं? तो इसमें जो है खनिज, आयरन और कोयला निर्यात करते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो ये कब से परिचालन में रहा? संचालन में 1966 में।
नेक्स्ट जो पोर्ट है आपका 3 नंबर का, वो क्या है? विशाखापट्टनम पोर्ट। ये कहाँ? एपी, आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल। ओके। तो तथ्य में पूछ लेते हैं, कार्गो हैंडलिंग में पूर्वी तट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है। ये प्राकृतिक गहरे पानी का एक बंदरगाह है। ये जो है आपका प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह। इतना डिटेल में नहीं कोई बताएगा एक्स्ट्रा फैक्ट जिसको हम डाल रहे हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, काहे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, तभी हम आपके पास इतना सारा कंटेंट लेके आ पाते हैं। नेक्स्ट जो पोर्ट है हमारा, वो क्या है? वो चेन्नई पोर्ट है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, 1881। ठीक है। और पहला क्या है? कमेंट करिए, बताएं। ठीक है। यहाँ जो है मेन जो किस चीज़ का ये सेंटर, ये ऑटोमोबाइल निर्यात का सेंटर है। ठीक है, निर्यात का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट पोर्ट जो है ये टुटिकोरिन पोर्ट है। ठीक है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। इसका जो है क्या काम है? मेन यहाँ क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? पेल फिशिंग, औद्योगिक निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और नेक्स्ट जो पोर्ट है वो आपका कृष्णापट्टनम पोर्ट है। ये कहाँ? ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये निजी नंदरबाग बंदरगाह है, लेकिन रेलवे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। वो भी टाइप कर दिया। तथ्य जो है क्या है? ये कोयला और लोहा अयस्क व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे चलते देखिए, कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू मैंगलोर कोची पोर्ट, टिटीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट। ठीक है। एन्नोर पोर्ट, कमराजर पोर्ट। ठीक है। यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है। कहाँ पे? यहाँ पे आपका। ठीक है। यहाँ आपका पैराडीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। कलकत्ता पोर्ट कहाँ है? बंगाल में। ठीक है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। जेएनपीटी कहाँ है? नोएडा, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस का विषय में थीम क्या था? बताइए। तो इसका जो थीम था आपका, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आ जाइए तो ये क्वेश्चन पूछा है आपका थर्ड शिफ्ट में। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ दे कि इस बार का रिपब्लिक डे में परेड में, ठीक है, चीफ गेस्ट कौन था, तो वो जो चीफ गेस्ट था वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। नाम क्या? नाम है इनका प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और एआई ड्रोन शो आकर्षण रहा है। ठीक है। खैर ये उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट वाला आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्या क्या था उसका लेकर के, ये पाई चार्ट है। थीम क्या था रिपब्लिक डे परेड का? तो थीम जो था आपका, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे, जो कि 75 वर्ष के राजनयिक संबंध को दर्शाने के लिए आए थे। परेड जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में हुआ था। इसमें तीनों सेनाओं का प्रदर्शन रहा था। ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है। ये झांकी विजेता जो था कौन था? तो प्रथम जो विजेता था वो यूपी था। वो क्या चीज़ को लेके दिखाया था और जीता था? उसका उनका जो टैब्लू जो रहा था, क्या चीज़ के ऊपर रहा था? तो उन्होंने महाकुंभ को प्रदर्शित करा था। सेकेंड जो था आपका त्रिपुरा था, फॉर क्वाट, फॉर खारची पूजा को इन्होंने प्रदर्शित करा था। थर्ड जो रहा आंध्र प्रदेश, फॉर एटी कोप्पा खिलौने। ठीक है। अगर पूछ ले मंत्रालय झांकी में कौन सा रहा, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, गौरव वर्ष को मिला। आगे चलते हैं। उमियाम झील का दूसरा नाम क्या है? उमियाम झील का दूसरा नाम क्या है? उमियाम झील का दूसरा नाम जो है बारह पानी झील है। और ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या है? ये शिलोंग है। ठीक है। और जो इसके ऊपर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब बनी थी रितिम झील के लिए? तो ये 1960 में बनी थी। ये जो है
जल, खेल और टूरिज्म के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? मीन्स विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। तो ये जो है आपका किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद 38 डीपीएसपी से है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए थे? हम लोग आयरलैंड से लिए थे। ठीक है, और डीपीएसपी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाध्य है? इज जस्टिसएबल? तो डीपीएसपी नहीं है आपका। ठीक है, आप डीपीएसपी को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आपका एफआर का वायलेट होता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप डीपीएसपी को लेकर के नहीं आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य जो है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। और ये दिया हुआ है हम लोग का किसमें भी, प्रियम्बल में भी दिया है। ठीक है, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ा गया था, बताइए क्या था? सोशलिस्ट, सोशल, रिपब्लिक, एसक्यूब, डीआर है ना हम लोग का प्रियम्बल में शब्द, उसका बताइए कमेंट करके कौन सा शब्द है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या है बताइए कौन सा होगा? तो ये जो है कहाँ से लिया गया डीपीएसपी? ये आयरलैंड की संविधान से ली गई है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आइए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए हैं ओवरऑल। पहला तो डीपीएसपी लिए हैं, दूसरा जो लिए हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा ऑफ अपर हाउस। ठीक है, वो भी लिए हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है क्या लिए हैं? राष्ट्रपति का परामर्श पर कार्य करना। ठीक है, मीन्स जो है राष्ट्रपति का अधिकांश कार्य जो है मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होगा। ठीक है, यह प्रावधान भी किन से लिए हैं? ये भी आयरलैंड से लिए हैं। और जैसे भारत में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को राज्यसभा में नोमित कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला उसी के ऊपर है, किससे? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज में योगदान के आधार पर। और हर बार किया जाता है ना 12 मेंबर को। तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य, जैसे रवि किशन को देख सकते हैं। फिर जो आपका जया बच्चन जो है उनको देख सकते हैं। फिर जो स्मृति ईरानी है, ठीक है, तो ये सब भी उधर से मतलब जुड़े हैं, मतलब कि यही सबसे नॉमिनेट होके आए हैं अपर हाउस राज्यसभा में। ठीक है, 4 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय नीति का निर्देशन सामाजिक कल्याण और समाजवाद के सिद्धांत का समाज की अवधारणा करने का स्पष्ट उल्लेख करता है। ठीक है, इसका आप याद कैसे करिएगा? DIN, पहले तो DPSP, IN मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नॉमिनेशन इन अपर हाउस। नेक्स्ट जो नेशनल पॉलिसी फॉर सोशल वेलफेयर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राम मोहन नायडू के पास कौन सा मंत्रालय है? बताइए, कितना डीप में पूछा है। अगर आप पढ़े होंगे तब ना मार पाइएगा। राम मोहन नायडू, ऑप्शन दे दिया, जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दे दिया, हम MEA दे देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे देते हैं। ठीक है, MHA दे देते हैं। हालांकि ये सब तो हम जो जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें आप काफ़ी छाट भी लीजिएगा। हमें MOD दे देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आप छाट ही लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह आएगा, होम अफेयर्स में अमित शाह आएगा। ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन है थोड़ा डीप। अगर ऑप्शन बेसिस पे अगर रहता तो आप छाट के इसको बना सकते थे। ठीक है, तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिला है। ठीक है, राम मोहन नायडू जी के पास। तो और ये कार्यभार कब संभाले हैं? तो इन्होंने 10 जून 2024 को लिया है। और कहाँ से वो लोकसभा के सांसद है? वो आंध्र प्रदेश से लोकसभा के सांसद है। और ये जो है सबसे युवा कैबिनेट मंत्री 2024 बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पे दर्ज करके रखा है। इसीलिए शायद रेलवे क्वेश्चन पूछा है राम मोहन नायडू जी से। ठीक है, इनका काम क्या है? ये DGCA और AAI
को ये नियंत्रित करते हैं, ये जो मिनिस्ट्री है इन्हीं के अंदर आ रही है। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग किस प्रकार का एक निकाय है? ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वाज द प्लानिंग कमीशन? ठीक है। तो ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो था नहीं। ठीक है। ये जो है आपका ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी था, स्टेट्यूटरी बॉडी, तो ये दोनों बॉडी तो ये था नहीं। ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है ये गैर संविधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, मीन्स बॉडी है। ठीक है, कमीशन है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसके आदेश के द्वारा? कार्यकारी आदेश के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? ठीक है। तो जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारे देश। इसे 2014 में समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक है। और नीति आयोग कब से आया था प्रभाव में? 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग का काम क्या क्या है? नीति आयोग जो है रिसेंट में वर्क फॉर विकसित भारत नामक एक नया पोर्टल पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जो है नीति निर्माण और विकास परियोजनाओं में विशेषज्ञों और युवा पेशेवर को शामिल करना। ठीक है। इच्छुक व्यक्तियों की पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और अपनी रुचि के क्षेत्र को चयन करके राष्ट्र विकास प्रयासों का हिस्सा बनाना होगा। ठीक है। ये जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में मिला था सोर्सेस। नेक्स्ट सेकेंड जो नीति आयोग अभी रहा है, तो जो रहा है वो प्रोजेक्ट ब्लूम को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता मिलना। ठीक है। ये जो मिजोरम का जो प्रोजेक्ट जो ब्लूम है, ये मिजोरम के लंगली जिले में चल रहे प्रोजेक्ट ब्लूम बेटर लिविंग थ्रू आउटरीच। मान लीजिए आपसे पूछ दिया ब्लूम का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटर लिविंग थ्रू आउटरीच ऑप्टिमल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को नीति आयोग के बेस्ट प्रैक्टिस सेमिनार में टॉप 19 हेल्थ इंटरवेंशन में शामिल किया था। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन के लिए कंप्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसमें जो है वित्तीय इंसेंटिव्स की बजाय नियम, मैंडेट्स और इंसेंटिव्स के माध्यम से ईवी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, उसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट जो है 4 नंबर पे आपका क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की पहली रिपोर्ट क्या थी? नीति आयोग ने ईवी अपनाने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। ठीक है। और इस इंडेक्स में जो है कौन कौन सिटी है? दिल्ली है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ जो है ये शीर्ष स्थान पर आते हैं, जो ईवी नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी नवाचार में आगे हैं अदर सिटी से या अदर राज्य। कुल 29 से राज्य ने ईवी नीति अपनाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हालांकि जब आपका जीके का अगर 40 क्वेश्चन अगर चल रहा हो एग्ज़ाम में, उसमें अगर 10 से 20 अगर इजी लेवल का नहीं आए तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, कि जीके इतना ज़्यादा वास्ट है कि कहना मुश्किल है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो जो हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके अधीन आता है यूटीज। ठीक है। और वो क्या करते हैं? वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक को नियुक्त करते हैं। कुछ यूटीज में विधानसभा भी होते हैं, जैसे 3 यूटी है जहाँ पर है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे आपका विधानसभा भी है। और विधानसभा जो है, विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो हमको बताइए बाइक कैमरल लेजिस्लेचर जो है भारत का 6 स्टेट में है। ठीक है। द्विसंवैधानिक जो आपका बॉडी हो जाता है, मीन्स
विधान परिषद और विधान सभा को लेकर के। तो हमको वो बताइए, वो जो 6 स्टेट है उसका नाम क्या है, हम आपको हिंट देते हैं। ठीक है, हमको नाम चाहिए, कमेंट करिए नाम। पढ़ा हुआ चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यूटी का जो आपका प्रशासन के ऊपर है, ये प्रशासक जो रहता है कौन रहता है, ये भारत का राष्ट्रपति रहता है। और ये जो प्रावधान है जो उन्हें ये जो मिला है ताकत, किससे मिला है, ये आर्टिकल 239 उन्हें देती है। ठीक है, और जो नियुक्ति ये जो करते हैं कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक यूटी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक नियुक्त करते हैं। विशेष स्थिति जैसे कुछ यूटीज दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा भी होती है, जिन्हें सीमित विधियां शक्तियां प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है, ये भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यूटी, 8 यूटी का अब जैसे दे दिया 4 ऑप्शन, जिसमें से 3 स्टेट है, या फिर पहले वो यूटी रह चुका है अब नहीं है। इस तरह करके अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो आपको इसको भी देखना होगा कि 8 जो यूटी है वो कौन कौन है। पहला अंडमान एंड निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, नेक्स्ट दमन और दीव, फिर लक्षद्वीप, फिर दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, यूटी का जो प्रशासन जो है ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये जो आपके किसके अंडर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी का जो प्रशासन है एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत चलता है। यूटी का अपना राज्यपाल होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ता जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक होता है। लद्दाख के पास वर्तमान में कोई विधानसभा है, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, प्रशासन जो है सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से होता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा दोनों का मिला के मिक्स राजधानी कैपिटल है। और यहाँ का जो प्रशासक है आमतौर पर पंजाब का राज्यपाल मीन्स गवर्नर होता है। ठीक है, चलिए यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में किसे शामिल किया गया था, बताइए किसे शामिल किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स को शामिल किया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो राज्य में फैले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु जैव विविधताओं हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है मैं मलयालम, पुडुचेरी, पेरियर जैसे संरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को के बारे में बता रहा है कि कहाँ कहाँ का जो है आपका लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का जो तरफ से था वो क्या था, तो जगह का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा, ये अजंता केव्स। ये है कहाँ पर, ये आपका महाराष्ट्र में, और कब शामिल किया गया था, तो 1983 में किया गया था। अब दूसरे पे पूछ दे तो ये जगह एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ, ये महाराष्ट्र में, और कब, 1983। तीसरा पूछ ले तो आगरा फोर्ट कब किया गया था, ये भी 1983, ये भी 1983, यूपी। ठीक है, चौथा जो है ताजमहल, यूपी, 1983। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मराठा, मतलब कि अभी ये जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। 43 और 44, 42 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 43वां जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये जो 2025 में इसे दिया गया है। ठीक है, जिसमें 12 फोर्ट्स एक्रॉस महाराष्ट्र एंड 114 तमिलनाडु, इसे जो है 44वां विश्व यूनेस्को की साइट में रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब 41, 42, 43 भी देख ले चलते हैं। 41 जो है 41वां शांति निकेतन है,
और ये किनके ऊपर ये नोबल लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर इन्वेस्ट हुआ 2023 में किया गया है। 42वां अगर बोल दे तो सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास का जो टेम्पल है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें 3 टेम्पल है कर्नाटका के। एक है चेन्ना केशव टेम्पल, दूसरा जो कि ये बेलोर में है, दूसरा होयसालेश्वर टेम्पल जो कि हलेबिदु में है, तीसरा जो है ये केशवा टेम्पल जो कि सोमनाथपुर में है। और ये तीनों को कब लिया गया था? 2023 में। और 43 जो है ये मोइदम से, ठीक है। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी का जो है उसके बारे में है, कंकाल का। और ये कहाँ पर? ये चेरादियो असम में है। और कब ये इसे 43rd घोषित किया गया? तो 2024 में घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रैम का जो है मुख्य काम क्या है बताइए। रैम का मुख्य काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम? आंसर जो हो जाएगा इसका, ये डेटा और निर्देश जो भी आप डायरेक्शन दीजिएगा डाटा का, यह स्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। और ये जो है इसका फुल फॉर्म बोल दे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो है एक वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है, बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है इसका, ठीक है। रैम की गति क्या होती है? सीपीयू के प्रदर्शन पर सीधा असर डालेगी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा कि गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें जो है कौन से नंबर का दिया गया है बताइए। तो इनको जो दिया गया है 58वां दिया गया है, ठीक है। और रिसेंट में जो है कब दिया गया है? 2023 में दिया गया है। क्षेत्र जो है इनको किस चीज़ में मिला है? संस्कृत साहित्य में योगदान देने के लिए मिला है। और साथ में किनको मिला है? गुलजार को भी ये पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये लिटरेचर, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। सर्वोच्च, जो किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। और रिसेंट में बोल दे तो यही है, गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत साहित्य और गुलजार हिंदी साहित्य को मिला है, दोनों को सही रूप से। और पहला अगर पूछ दे तो 1965 में मिला था जी शंकर कुरुप को, जो कि मलयालम भाषा के कवि थे और कृति थे उड़कूझल। उड़कूझल उड़कूझल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो व्हेन डिड द सती एक्ट केम इनटू फोर्स? तो ये 4 दिसंबर 1829 को आया था। ये कब आया था? ये 4 दिसंबर 1829 को आया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में आइए तो क्या है, ये गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा। और मुख्यालय क्या है इनका? जो मुख्य जो सब वहाँ सुधारक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इसका बताइए, इसका क्वेश्चन कल डिस्कस किए हैं। विधवा पुनर्विवाह को लेके कौन समाज सुधारक थे? नाम बताइए। ये जो है कहाँ लागू हुआ था? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लगा हुआ था, बाद में पूरे भारत में। 1 मिनट दीजिए गाइस, पानी पीने दीजिए, पानी प्यास लग गया है। और सती प्रथा का जो उत्पत्ति हुआ था कहाँ से था? ये प्राचीन भारत में कुछ समुदाय में प्रचलित, विशेषकर उच्च जातियों में था, जहाँ से इसका उद्गम हुआ था। कारण क्या था? जब पितृसत्तात्मक सोच थी, ठीक है, जब मैटरनल नहीं था, मीन सोसाइटी जो है पैटर्नल थी, ठीक है, जहाँ मेल को ज़्यादा मेल डोमिनेटेड था, ठीक है। तो
उस सोच में जो है सामाजिक दबाव, पतियों के प्रति आदर्श नारी की अवधारणा को लेकर के ये सती प्रथा का जो है चला था, और इसे धर्म और पतिव्रता का जिसे प्रतीक भी माना जाता था। इससे कुप्रभाव क्या पड़ा कि महिलाओं का जो है जीवन का हनन होने लगा। वो आगे पढ़ नहीं पाती थी, मतलब वो स्वतंत्रता नहीं थी, उसका रुक जाता था। ठीक है, उसे अग्नि में जब वो दे रही है, खुद को झोंक दे रही है। और जिसको आप देखे होंगे जौहर, कौन फिल्म में दिखाया था यार, नाम नहीं याद आ रहा। खैर देख लीजिएगा, जिसमें था आपका रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, बाजीराव मस्तानी है कि क्या है? मस्तानी ने संजय लीला बंसाली का एक फिल्म। तो खैर जो भी है वही है। ठीक है, जिसमें लेडीज़ जो है अपने से, मान लीजिए कि ये आग है, ये मान लीजिए ये लेडीज़ है, इसका अगर जो है पति हस्बैंड अगर मर गया है तो ये जो है आग में जाके चांद दे देती थी। ठीक है, अंग्रेजी काल में इसका सुधार हुआ था, और किसके द्वारा, और और किसने आंदोलन चलाया था, तो ये राजा राम मोहन जी राय ने चलाया था। ठीक है, और कानून कब हुआ इसका लागू, तो ये 1829 में विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनाश अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया था। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट लागू किया गया 1987 में, सती निषेध नियम। ठीक है, महत्व, ये जो है सामाजिक सुधार आंदोलन का एक अहम हिस्सा था। ठीक है, जिसने महिला अधिकारों की दिशाओं में बड़ा बदलाव लाया। नेक्स्ट जो है, चलिए 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक प्लस राजा राम मोहन रॉय बराबर सती प्रथा का अंत। आपको यही याद रखना है। ठीक है, फॉर शॉर्ट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आपका हमारा कि साफ्टा व्हेन केम इनटू फोर्स। साफ्टा क्या है, साफ्टा कब लागू हुआ था, तो ये जो है आपका 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, और साफ्टा का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या, ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन कंट्री जुड़े हुए हैं, तो जिसमें जो है सार्क कंट्री के सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सार्क कंट्री के मेंबर्स जैसे कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार में शुल्क टैरिफ को कम करना। जैसे कि अभी बताइए भारत पे जो है, अरे यार सॉरी सॉरी, हाँ, भारत पे जो है हम आंसर तो लिख दिए, फिर भी देखते हैं। भारत पर जो है टैरिफ जो है 25% किसने कर दिया, मतलब सीधा दुगना कर दिया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था कि सदस्यों के बीच आपसी व्यापार में टैरिफ को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, समझौता ये जो हुआ था, एमओयू साइन कब हुआ था, मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये जो है आपका 6 जनवरी 2004 को साइन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान। और लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2004 से ही लागू हो गया था। महत्व क्या है इसमें, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का एक व्यापक प्रमुख समझौता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा किसके ऊपर है, तो ब्रिक्स से है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुआ था, 2006 में। ब्रिक्स के रूप में कौन कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुआ था, 2009 में। कहाँ हुआ था, यूकितीरनबर्ग, कहाँ पे, रशिया में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जुड़ना कब जुड़ा, ये 2010 में जुड़ा। ठीक है, तब नाम क्या हुआ इसका, ब्रिक्स हुआ। पहले ब्रिक था, ब्रिक्स हुआ। ठीक है, ब्रिक्स का विस्तार 2024 में, नए देश जुड़े, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ठीक है, अब जो है ब्रिक्स में टोटल 10+ देश हो गया है। भारत ने 2025 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को साझा करने की पेशकश की। पहली अध्यक्ष जो था कौन था इसका, तो रूस था 2009 में। ठीक है, वर्तमान कौन है अभी, ब्राज़ील है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कलमकारी जो पेंटिंग है मुख्य रूप से किस पर की जाती है बताइए। तो ये जो किया जाता है आपका, ये कपड़े पे यूज़ किया जाता है। ये कहाँ का है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। और इसका जो स्टाइल है, कौन कौन स्टाइल है, ये मछलीपट्टनम स्टाइल है और एक काला श्रीकलाहस्ती 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 स्टाइल पेंटिंग है। प्राकृतिक रंगों का जिसमें उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें प्रिंटिंग शैली के बारे में बताया गया है, कौन पेंटिंग्स कहाँ का है, ठीक है, और क्या क्या इसमें मतलब क्या इसका विशेषता। तो ये जो है पहला मुगल पेंटिंग, तो ये जो है आपका पहला मुगल, दूसरा राजस्थानी, तीसरा मधुबनी, चौथा वर्ली, पांचवा खेमलकरी, छठा तंजावुर, सातवां फालूसा, आठवां पौथी, नौवां टुकड़ा। ठीक है, मुगल कहाँ का है? तो ये दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, इसमें मुगल साम्राज्य के केंद्र के बारे में बताता है। इसमें सूक्ष्म विवरण क्या है? शाही जीवन, प्राकृतिक दृश्य के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो देखें कि दिल्ली और नॉर्थ भारत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थानी पेंटिंग कहाँ की? तो ये राजस्थान की है। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है? बिहार की है, मधुबनी क्षेत्र की। ठीक है, ये जो है महाभारत और जो आपका रामायण वगैरह के हुआ था उसके बारे में बताया जाता है, धार्मिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और किस क्षेत्र की? वर्ली क्षेत्र की। नेक्स्ट जो है कलमकारी पेंटिंग, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, कलमकारी पेंटिंग ये जो है कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश, कहाँ का? तेलंगाना का। नेक्स्ट जो है तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर पेंटिंग कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। ठीक है, नेक्स्ट जो फालूसा ये कहाँ की? एमपी की। नेक्स्ट पोथी ये यूपी बिहार की है, दोनों की है मैं। और टुकड़ा पेंटिंग कहाँ की है? तो ये पंजाब की है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक पेंटिंग पूछा, हम 9 पेंटिंग उठा के ले आए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करिएगा तो ही आपके क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप एनटीपीसी कर रहे हो, या ग्रुप डी कर रहे हो, या एएलपी कर रहे हो, चाहे एसएससी का भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पूछा है क्वेश्चन हमारा कि सिमरनप्रीत कौर जो है बरार ने कितने मीटर में रजत पदक जो है जीता। ठीक है, इन हाउ मेनी मीटर्स डिड सिमरनप्रीत कौर ब्रार विन द सिल्वर मेडल। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका 25 मीटर के पिस्टल। ठीक है, 25 मीटर का डिस्टेंस में जो पिस्टल का आपका जो ये हुआ था उसमें इन्होंने जीता। और ये किस जीता किस कंपटीशन चैंपियनशिप में? तो ये ISSF वर्ल्ड कप 2025 लिमा कहाँ हुआ था? लिमा पेरू में हुआ था। और जो ये भारत के युवा शूटर्स में प्रमुख नाम है इनका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? तो सांची के स्तूप के जो चित्र है किसको दर्शाते हैं? वो जो है भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के बारे में बताते हैं। और इसका जो निर्माण है किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर साइट्स में है। तो आप बताइए कितने नंबर पे है? ठीक है, मुझे ये आपसे जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए किस सेटिंग्स का को किया जाता है। ठीक है, मीन्स विच सेटिंग चेंजेस, वॉलपेपर बदलने के लिए आप कौन सा सेटिंग्स को चेंज करिएगा तो आपका हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, राइट क्लिक करिएगा जब आप डेस्कटॉप पे पर्सनलाइजेशन पे जाइएगा, वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वहाँ से आप थीम, कलर, लॉक स्क्रीन जो भी आप कुछ बदलना चाहे बदल सकते हैं पर्सनलाइजेशन में जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध में व्यवहारिक किसको कहा जाता है?
हु वॉज व्यवहारिक इन द मगध, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मगध में जो है प्रधान न्यायिक अधिकारी को जो है व्यवहारिक के नाम से जाना जाता था, व्यवहारिक, ठीक है। मौर्य काल में यह पद जो है महत्वपूर्ण था, ये सिविल मामलों की सुनवाई करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहना वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अहर एंड राष्ट्र इन सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। तो राष्ट्र बड़ा प्रांत था, आहार जो है उसका उप क्षेत्र था, ठीक है। जैसे भारत मान लीजिए इतना इतना 28-29 स्टेट है, ठीक है, यूटी इसको मिलके बना है, और आहार क्या है, जैसे ये राज्य है तो इसे आहार बोलेंगे, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा इसमें जो है स्पष्ट रूप से विभाजित था, आहार में छोटे गांव और कस्बे आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 8th FYP क्या था, बताइए। 5 ईयर प्लान का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था आपका मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो ये कब से कब था, तो 1992 से 1997 तक। और इस दौरान जो है हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही, वो लगभग 6.5% के करीब रही, ठीक है। और फर्स्ट एफ से अगर पूछ लें तो ये कब आया था, 5th से कब आया था। देखिए ये सबसे क्वेश्चन पूछा है पहले और वही सबसे पूछ रहा है, इसीलिए आपको इसको कवर अप करना होगा। 7 तारीख को पूछ चुका है ऑलरेडी, 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में। कहीं ना कहीं तो आपको क्वेश्चन का अगर आप इतना इसको देखिएगा तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इतना हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है। तो फकीर सन्यासी रिबेलियन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन था, और ये कब से कब हुआ था, ये समय से 1763 से 1800 के बीच हुआ था, ठीक है। और इसका जो मिला है चित्र किसमें मिला है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में दिया गया है, इस घटनाक्रम के बारे में उसमें बताया गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक में एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो एक में एक्सरसाइज जो है ये दार एस सलाम तंजानिया के तट पर आयोजित हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाए तो ये जो पूर्ण रूप से जो है ये अफ्रीका और इंडियन मैरीटाइम नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए कुछ कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को देखना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन मिलेगा, हम बता रहे हैं, अगर आप करिएगा तो 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें कवर अप कर रहे हैं ना, नो डाउट कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे थल सेना इंडियन आर्मी के अभ्यास से कुछ एक्सरसाइजेस के सवाल देख लेते हैं, कौन कौन एक्सरसाइज इंडियन आर्मी जो है कंडक्ट करती है और किन किन देशों के साथ ये करती है। तो पहला एक्सरसाइज जो है हमारा तो क्या है, ये जो है हमारा खान क्वेस्ट, और ये किन के बीच होता है, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और इस बार कहाँ हुआ था आयोजन इसका, तो उलन बटार मंगोलिया में ही हुआ था। और इसका जो है विवरण मीन्स डिस्क्रिप्शन क्या था, इसमें क्या क्या करते हैं, तो ये लोग जो है आपस में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, करते हैं। मीन्स फॉरेन टेरिटरी पे जाके अगर आपको इमरजेंसी में आ गया तो ये इसलिए किया जाता है हर साल। और इस बार का जो संस्करण है हाल का ही संस्करण है, 2024 में आयोजित हुआ था, और इसमें भारत की किस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था, तो कुमाऊं रेजिमेंट जो है भारत का तरफ से गया था, ठीक है। और इतना काफ़ी है, इनफ है फॉर द रेलवे, इससे आगे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये है हमारा टाइगर क्लू, ठीक है। ये किन के बीच होता है, तो ये जो है भारत और यूएसए के बीच होता है, इंडिया एंड
यूएसए। ठीक है, और पहला संस्करण कब हुआ था इसका? 2023 में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? भारत अमेरिका का जो डिफेंस को मजबूत करने का इसका लक्ष्य है, रक्षा सहयोग को। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कौन सा? एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, ये किन के बीच होती है? ये भारत और फ्रांस के बीच होती है। और कहाँ हुआ था इस बार? फ्रांस में। 8वां संस्करण कब हुआ था? 2023 में संपन्न हुआ था। मुख्य तथ्य क्या है? दोनों देशों के सेनाओं के संयुक्त युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करना। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज। लगता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड आ गया है, न्यू वाला नहीं है। हालांकि फिर भी चलिए देख लीजिए, पता चलेगा। राहत जो है कब चलाया गया था? तो ये असम में चलाया गया था, भारतीय सेना और एनडीआरएफ का आपदा राहत अभ्यास। हाल का संस्करण कब हुआ है? 2023 में हुआ, असम में बाढ़ राहत पर केंद्रित था इसका। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज धर्मागार्जन। ठीक है, ये किन देशों के बीच होता है? इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो देशों के जो बीच होता है वो एक दोनों का नाम बताइए, भारत और किसके साथ होता है? तो आप बोलिएगा भारत और जापान के साथ होता है। एक्यूवेरियन, ये तो मत बोलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्यूवेरियन जो है ये किन किन देशों के बीच होता है? तो ये जो है भारत और मालदीव्स के बीच होता है। और विवरण में अगर है तो इसका 13वां संस्करण जो है 2023 में संपन्न हुआ था। प्रमुख ये दोस्ताना संबंध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सरसाइज सूर्यकरण, ये किसके किसके बीच होता है? तो ये इंडिया एंड नेपाल के बीच होता है। और कब हुआ था? 2024 में हुआ था। इसमें मुख्य तथ्य क्या होता है? तो सीमा सुरक्षा एवं सहयोग को सुदृढ़ करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपका तीस्ता रिवर के ऊपर तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज के पास। और ये कब हुआ था? 2023 में। प्रमुख तथ्य क्या है? युद्ध परीक्षण और फायरिंग अभ्यास। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इंदिरा भारत और रूस के बीच, कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आया आपका डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र, 2024 में। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, एक साइक्लोन होता है। ठीक है, देख लीजिएगा कहाँ हुआ था? राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास। ठीक है, इसका प्रमुख तथ्य क्या है? ये सामरिक तालमेल युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। और कब हुआ था? कहाँ हुआ था? वो देख लीजिए। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो एक्सरसाइज है वो आपका प्रचंड प्रहार। ये जो है भारतीय सेना के बीच ही अपने रेजिमेंट में किया जाता है, प्रचंड प्रहार। अब आ जाइए इंडियन नवल एक्सरसाइजेज में। तो पहला जो एक्सरसाइज है ये पासेक्स, तो किसके किसके बीच होता है? इंडिया एंड यूके। ठीक है, और इसमें कौन सा जहाज पार्टिसिपेट किया था? इसमें जो है भारत की तरफ से आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है वो है ट्रोपेक्स। ये भारत के सभी जितने भी हैं डिफेंस के मतलब मिक्स करके आयोजित किया गया था। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज बोंगो सागर है, किसके से बीच होता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। हाँ, थक गए गाइस, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये जो है आपका पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो कहाँ हुआ था? तो ये रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हुआ था। खेल जो है टेनिस का ग्रैंड स्लैम। मतलब पूछ ले कि फ्रेंच ओपन किससे रिलेटेड है, तब किसको मारिएगा? टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी फैक्चुअल तरीका से डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है NH10 वाटरवे जो है नेशनल वाटरवे, वो किस नदी पर है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये अम्बा नदी। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है।
और ये कितने लंबा है, ये जो वाटर वे है, तो ये 27 किलोमीटर लंबी। और किस बंदरगाह से जुड़ी है, तो ये मुंबई पोर्ट से जुड़ी हुई है। अगर पूछ ले, अगर नेशनल वाटरवे जो होता है, भारत इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो ये हर्षवर्धन वर्मा जी हैं इसके चेयरमैन, ठीक है। देखिए, वाटरवे का जो दिया है उससे दिए हैं। पहला वाटरवे, नेशनल वाटरवे वन, कहाँ से कहाँ, ये गंगा नदी जो है हाजीपुर से गंगटोक तक है। मुख्य मार्ग क्या है, गंगा नदी और उससे जुड़ी उनकी जो सहायक नदी है उनसे। और लगभग जो है ये कितना लंबा है, 1620 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से होके गुजरता है, तो ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवे टू, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो इसका जो मुख्य मार्ग है, कहाँ से कहाँ है, सिलचर से डिब्रूगढ़। और कितना लंबा है, 891। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रमुख जो है ये जल मार्ग है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेशनल वाटरवे थ्री के पर। ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी तट पर कुडुलपट्टनम से कोची। और कहाँ मुख्य मार्ग जो है इसका, कहाँ, पर्वत और समुद्री नदियाँ, लगभग कितना है, 205। और इसका जो स्थान है कहाँ से कहाँ है, केरला में कुडलूरपट्टनम से कोच्चि तक समुद्र मार्ग है इसका। एनएच वाटरवे फोर, ये पुडुचेरी से अप्पलाचेरू आंध्र प्रदेश से है। और कहाँ, ये गोदावरी कृष्णा पिन्ना नदी। और लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 1094 सारा किलोमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख नदियों को जोड़ता है। नेक्स्ट जो है NH5, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है, ठीक है, जुड़ती है। ये जो है महानदी भवानी सुवर्ण रेखा नदी है, ठीक है, इसका लंबाई 623 किलोमीटर है। ये पूरे भारत के 3 राज्यों के जल परिवहन के लिए है। नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवे सिक्स, ये नागपुर से तेम्बिया MP तक के लिए है। और किस कौन कौन नदी है, तो गोदावरी और महानदी, ठीक है। और कितना है, लगभग 1210 किलोमीटर। ये मध्य भारत के जल मार्ग में आता है। नेक्स्ट जो है NW7, ये जो है सतलज नदी पर है। और सतलज नदी कहाँ है, तो पंजाब में है। कितना लंबा है, 204 है। ये पंजाब क्षेत्र का जलमार्ग के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और उत्तर क्या होगा, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, मतलब ये जो किताब भी किसने लिखा था, तो ये दादाजी भाई नारोजी ने लिखा था। और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनका जो और एक है, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इन्हें जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्या चीज़ की उपाधि मिली थी, तो किंग्स काउंसिल की उपाधि भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, साउथ चाइना सी वार कंट्रीज जो है, मतलब साउथ चाइना सी का युद्ध किन देशों से जुड़ा था, तो ये जो है आपका चाइना और वियतनाम से जुड़ा था। और कब से कब हुआ था, 1974 और 1988 का संघर्ष जो हुआ था उसके ऊपर था। क्षेत्र विवाद में फिलीपींस था, मलेशिया भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ, कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ बताइए। रिसेंटली लॉन्च मिसाइल बाय DRDO एंड नेवी, तो ये जो है VLSR सैम, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया SR का मतलब, ठीक है। और VL का मतलब क्या होता है, ये होगा आपका वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, SR का मतलब शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसकी रेंज अगर पूछ ले तो कितना से कितना है, 40 से 50 किलोमीटर है।
ठीक है, और मिसाइल का नाम क्या है? VLSR रैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ज्वालामुखी पर्वत किस सीमा पर पाए जाते हैं? तो बताइए, ये जो पाए जाते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर पाए जाते हैं, प्लेट बाउंड्रीज पर पाए जाते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पर ये पाए जाएंगे आपका ज्वालामुखी पर्वत जो है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत मुख्यतः जो टेक्टोनिक प्लेट जो होता है अर्थ का, अर्थ को एक जो आता है आपका, जाहिर है टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण चाहे कुछ भी होता है उसके कारण आता है। तो उसी के ऊपर से, मतलब उसी उसी से जो है ज्वालामुखी का जो पर्वत है पर पाया जाता है। ये पर्वत जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं पर ही पाया जाता है। तो नेन जो देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक सबडक्शन जोन जो होता है, जब एक टेक्टोनिक प्लेट जो है दूसरे के नीचे धंसती है, मानिए आप ये है और एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये भी आके इसमें आके दब गया। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी पर्वत बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसे जैसे वहाँ जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है में पाए जाने वाले जो ज्वालामुखी पर्वत है वैसे ही बने हैं। ठीक है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के नज़दीक जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की सीमा है। ठीक है, यहाँ जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है, जब प्लेट अलग होती है जैसे मध्य महाद्वीप रिज पर ज्वालामुखी तब सक्रिय हो जाते हैं। जैसे हॉट स्पॉट प्लेट सीमाओं से दूर भी ज्वालामुखी बन सकते हैं, जैसे हवाई द्वीपों में है आपके। ठीक है, माउंट किलिमिंजारो है वगैरह है ना भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम थक भी गए हैं, हमको नहीं पता था इतना लंबा चला जाएगा। डिकैथलॉन रिटेलर किस देश का? डिकैथलॉन रिटेलर जो है बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये जो है आपका फ्रांस से है। डिकैथलॉन से लिए हैं कि नहीं? डिकैथलॉन का हम जूता मंगाए थे एक, जब हम एयरफोर्स CDS का तैयारी करते थे तब। तो उसमें जो आता है इसका एक कलिंजी मॉडल आता है, अजीब अजीब नाम रखा है लेकिन इसका सामान बढ़िया रहता है। तो ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखिएगा तो ये 1976 में लिली फ्रांस में है। मतलब इसका जो क्या बोलता है एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, कहाँ कहाँ किस सिटी और कब हुआ था, तो ये इसका ये डिटेल्स है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स रिटेल चेन है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स रिटेल चेन है, तो मानना पड़ेगा, कुछ तो बात होगा इसमें। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारा फैक्ट्स हम इसमें कवर किए हैं। ठीक है, और आप बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दीजिए, हमको भी देना है। हालांकि हम इस बार खैर छोड़िए जो भी है। ठीक है, तो आपने आपको जो है बढ़िया से एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना है, और चैनल पे बने रहना है, चैनल पे वो लाइक करना है। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है telegram.me। आपको जो है @रेलवे प्रेप जंक्शन सर्च करना है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ क्विज़ेज़ वगैरह भी कंडक्ट कराई जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, पहले टीम में मेंबर नहीं थे, एक दो मेंबर जुड़ गए हैं, तो अब जो है जो होगा बढ़िया होगा, और जो है एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे और सुधार होगा इसमें, तो समय के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ अपना पढ़ाई भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब हम बंद करते हैं वीडियो को। टाटा, बाय बाय, सी यू, कैच यू लेटर एंड मीट यू अगेन।